नमस्कार हेल्थ पार्टनर्स। मैं निमित जियो टीम की ओर से आप सभी हेल्थ पार्टनर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आज हमारे साथ एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर दिशा प्रोष्टी मैम, और काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। तो आज एक टॉपिक है जो कॉमन इंडिया में कॉमन रहता है, सभी जगह ये बीमारी है, ईयर डिस्चार्ज, कान का बहना या कान में इन्फेक्शन हो जाना। तो इस बीमारी के बारे में ही आज मैम बताएंगे कि इसमें क्या करना चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ट्रीटमेंट सही समय पर ले लेना चाहिए। तो मैम पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ओके। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिशा हूँ। मैं कान नाक गले की डॉक्टर हूँ। यहाँ मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईयर डिस्चार्ज के बारे में। सो ईयर डिस्चार्ज बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली इंडिया में, जहाँ पे बहुत लोगों का कान बहता है। एटलीस्ट लाइफ में एक दो बार सभी का कान बहता है। तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एनाटॉमी डिस्कस करना चाहूंगी। सो ईयर की एनाटॉमी ऐसी होती है। ईयर कान तीन भागों में डिवाइड रहता है। एक बाहरी हिस्सा जो बाहर कान कान के पिन्ना, ये पिन्ना बोलते हैं इसको, यहाँ से लेके पर्दे तक रहता है। एक बीच का हिस्सा जो पर्दे से लेके पीछे एक बोन रहता है वहां तक रहता है। और एक अंदर का हिस्सा रहता है जो बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो कान से पानी निकलता है वो या तो कान के बाहरी हिस्सा के इन्फेक्शन के कारण निकलता है या बीच के हिस्से के इन्फेक्शन के कारण निकलता है। तो अभी पहले शुरू करते हैं। अगर कान का बाहर जो पिन्ना और कान की नली होती है वहां पे इन्फेक्शन होता है तो कान से पानी निकलता है। ये बहुत ज्यादा कॉमन रहता है। इसमें दो तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं, या तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन मतलब अगर फंगस यहाँ पे भर जाए तो वो ज्यादा कॉमन रहता है। अगर कान में पानी घुस जाए या फिर कान का पानी सूख ना पाए, निकल ना पाए, तो उससे फंगस जमा होता है। फंगल इन्फेक्शन में भी फंगस तीन तरीके के होते हैं। एक होता है एस्परजिलस नाइगर, एक होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, और एक कैंडिडा इन्फेक्शन होता है। तो इसमें तीन हैं। इसमें एक होता है जिसमें काला काला डिस्चार्ज आता है, जो एस्परजिलस नाइगर से होता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस का डिस्चार्ज या तो सफेद होता है या थोड़ा सा हरा होता है। और कैंडिडा का एकदम सफेद होता है, ऑफ वाइट कलर का होता है, और जैसे दही की तरह निकलता है। सो जहाँ पे भी ज्यादा बारिश होती है या फिर जब मॉनसून का सीजन आता है तो ये तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। एंड वो जो वाटर पार्क या तालाब में ज्यादा स्विमिंग करना पसंद करते हैं उनमें ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इसको स्विमर ईयर भी बोलते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है, ये कान की नली में फंगस उगने लगता है। जो फंगस होता है वो नली के एक सॉरी नली के स्किन के नीचे उगता है, और उससे बढ़ते बढ़ते पूरा नली उसमें भर जाता है। इसमें स्टार्टिंग कंप्लेन होता है कि बहुत खुजली होती है। तो जब भी कोई पेशेंट आए वो बोले कि 2 दिन पहले बहुत खुजली होने लगा, तो मैंने खुजली किया तो अभी खून निकल रहा है और दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, मोस्ट लाइकली उनको फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन में जब वो खुजली करते हैं तो उसमें छोटे छोटे मस्से आते हैं, और वो मस्से में से खून निकल सकता है। तो एक बार खुजली किया तो दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड स्पेसिफिकली जिनको डायबिटीज या शुगर का प्रॉब्लम होता है उनमें ये बहुत जल्दी बढ़ता है। तो कोई भी पेशेंट अगर आए जिनका शुगर का प्रॉब्लम है, आपको इमीडिएटली शुगर टेस्ट भी करना चाहिए, देखने के लिए कि वो अनकंट्रोल्ड अगर हो तो बहुत जल्दी बढ़ सकता है। और बढ़ने में ये यूजुअली तो कान के नली के अंदर आता है डिस्चार्ज, बट अगर वो बढ़े तो ये पिन्ना की तरफ या फिर नेक या चेहरे की तरफ भी आ सकता है। दूसरी बात, हम आगे बढ़ते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में
ईयर डिस्चार्ज मतलब पस कम होता है लेकिन सूज बहुत ज्यादा होता है, तो पेशेंट आके बोलेगा कि कान एकदम बंद हो गया है, सुन पड़ गया है, और इसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है। इसमें खुजली कम होता है, दर्द ज्यादा होता है, डिस्चार्ज कम होता है, सूज ज्यादा होता है। बट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा खतरनाक है फंगल इन्फेक्शन से, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन बस स्किन तक सीमित रहता है, वो अंदर नहीं जाता है। लेकिन बैक्टीरियल जो बोन है उसको भी गला देता है और ये मेंदु की तरफ बढ़ सकता है। उसके साथ आगे या पीछे भी एब्सिस, एब्सिस मतलब पस का पॉकेट बन सकता है, जो भी आगे जाके और बढ़ सकता है। स्पेसिफिकली अगर शुगर हो तो ये बहुत जल्दी सर के तरफ, ब्रेन की तरफ बढ़ता है। तो इसीलिए इसमें अगर कान में दर्द है और थोड़ा बहुत पस निकल रहा है और कान को छूते ही अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये क्लासिकल साइन है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बाहरी कान का इन्फेक्शन है। अगर कान को छूने पे दर्द नहीं है लेकिन पानी बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो ये लेस लाइकली है कि कान की बाहर के नली में इन्फेक्शन है, मोर लाइकली कि वो कान के बीच वाले हिस्से का इन्फेक्शन है। अगर जो जिनको शुगर का प्रॉब्लम होता है, मोर लाइकली कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव, मतलब बहुत जल्दी स्प्रेड होने वाले बैक्टीरिया जिसको हम सूडोमोनास बोलते हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन है। ये सूडोमोनास हरे कलर का बहुत थिक डिस्चार्ज में पस उसमें बनता है, और ये पस को हमेशा नॉर्मल बैक्टीरिया और सूडोमोनास का डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। बट इन एनी केस हम चालू कर देते हैं ट्रीटमेंट, कोई भी बैक्टीरिया हो। जिनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ऐसे भी हो सकता है अगर हम उसको नजरअंदाज करें, हम उसको ट्रीट नहीं करें, तो उसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन भी आ सकता है। तो ऐसे भी पॉसिबल है कि एक पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और फंगल इन्फेक्शन दोनों भी है। इसमें मेन चीज ये होता है कि कान में पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात ये मैं अभी बोलना चाहूंगी कि जो लोग को आदत होती है कान साफ करने की, ईयरबड से या पिन से या कोई कोई चाबी भी यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, जो ऊपर का वैक्स होता है जो कान में नॉर्मली बनता है वो निकाल देते हैं। और ये जो वैक्स होता है ये बहुत यूजफुल होता है कान के लिए, क्योंकि ये कान को वाटर प्रूफ करता है। तो कभी भी कान में अगर पानी जाए तो वो अपने आप निकल जाता है। जैसे कैंडल का वैक्स होता है, उसमें पानी गिरे तो वो कैसे बीड की तरह निकल जाता है, वैसे ही कान का वैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कान को वाटर प्रूफ रखे, और वो बैक्टीरिया और फंगस को ट्रैप कर लेता है और वो आगे बढ़ने नहीं देता है। जो लोग बार बार कान को साफ करते हैं, वो ये ऊपर का प्रोटेक्टिव लेयर ही निकाल देते हैं, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है। तो अगर जिन कोई पेशेंट आए जिनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, हर साल या साल में 2 बार इन्फेक्शन हो रहा है, उनको ये हम हमेशा बोलते हैं कि खुद से कान साफ नहीं करना है। अगर वैक्स इतना हो जाए कि वो ब्लॉक होने लगे, सुनाई नहीं दे रहा है, तभी जाके कान साफ करना चाहिए। रूटीनली कान बिल्कुल नहीं साफ करना चाहिए, करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो वैक्स बनता है वो प्रोटेक्टिव होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बीच का जो बीच का कान होता है उसमें अगर इन्फेक्शन हो तो भी कान से पानी निकलता है। जो बीच का कान होता है मैविटी होता है, क्योंकि सामने पर्दा होता है जो यहाँ हरे में पर्दा है, पीछे एक बोन होता है, बहुत ही स्ट्रांग बोन होता है, ऊपर भी बोन होता है। ये जो बोन है ये ब्रेन और ईयर को सेपरेट करता है, तो ये सब बहुत स्ट्रांग बोन होते हैं। नीचे भी बोन होता है, बट नीचे एक ट्यूब निकलता है, ये आप लाल में देख सकते हैं। ये एक ट्यूब कान को और नाक को जोड़ता है। तो ये एक बंद बक्से की तरह है जिसका एक ही ओपनिंग है।
तो बीच का कान अगर इन्फेक्ट हो रहा है, वो यूजुअली नाक के वजह से इन्फेक्ट होता है, क्योंकि नाक का इन्फेक्शन ये ट्यूब की वजह से कान में आता है। ये ट्यूब नाक के पीछे हिस्से में खुलता है, और बहुत अगर जोर से खांसी, छींके, या फिर बहुत जोर से अगर नाक साफ करने की कोशिश करें, जब माध्यम से इन्फेक्शन कान में आता है ना, अगर एक ब्लॉक्ड ट्यूब है, एक क्लोज्ड ट्यूब है, और उसमें इंफेक्शन भर जाए, पस भर जाए, तो वो साइड के सारे वॉल्स पे प्रेशर डालता है, और इसी की वजह से कान के पर्दे पे प्रेशर आता है। कान का पर्दे पे कान का पर्दा बहुत ज्यादा इनर्वेटेड है, मतलब उसमें बहुत सारी नस है, जिसके वजह से पेन बहुत ज्यादा होता है स्टार्टिंग में। स्पेसिफिकली बच्चों में ये जो ट्यूब होता है, ये बहुत गाढ़ा होता है, और इसमें बहुत मोटा है। जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जिनको ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा होता है, उनमें भी बहुत कॉमन है कि ये इन्फेक्शन नाक के माध्यम से कान में आए। तो बहुत बच्चे कान की वजह से कान को पकड़ पकड़ के बहुत रोते हैं, और कुछ दिनों बाद उनके कान से पानी निकलना शुरू होता है। अब ये पानी कैसे निकलता है? ये पस पर्दे को फोड़ता है, और वहां से पानी निकलना चालू हो जाता है। सो पहले जब पेशेंट आएगा, वो यूजुअली आएगा कि रात को बहुत ज्यादा पेन हुआ, क्योंकि कान का पेन हमेशा रात को बढ़ता है। ये रात में बहुत ज्यादा पेन होता है, और ये क्या करता है, अ, जो ईयर ड्रम है, जो पर्दा है, उस पे प्रेशर डाल के उससे फूट के पानी निकलता है। जब ये पर्दा फूटे तो बहुत जोर दर्द होगा, उसके बाद दर्द बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि ये पर्दा फट चुका है। उसके बाद पानी बहुत ज्यादा निकलता है कान से। अगर बहुत ज्यादा पानी आ रहा है कान से, तो ये काइंड ऑफ अच्छा रीजन है सोचने के लिए कि मिडल ईयर या फिर बीच के कान का इन्फेक्शन है, ना ही बाहर के कान का इन्फेक्शन है। और ये पानी निकलता है, और जब इन्फेक्शन कम हो जाए, तो पहली बार अगर पर्दा फटता है, वो हील हो जाता है, क्योंकि छोटा सा होल रहता है। ये जब हीलिंग होता है, तो दो मतलब पर्दे के 3 लेयर होते हैं, वो 2 लेयर ही बस हील होता है, तीसरा लेयर हील नहीं हो पाता है, तो पर्दा पतला हो जाता है। बार बार इन्फेक्शन के कारण वो पतला पर्दा बड़ा 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 होल बनाते जाता है। एक टाइम के बाद इतना बड़ा होल हो जाता है कि वो पर्दा हील ही नहीं होता है। ये कि कान में जब भी पानी जाए, या फिर थोड़ी भी सर्दी हो, या सर्दी नहीं भी हो, तो कान से पानी निकलना चालू हो जाता है। तो वो बोलेंगे सर्दी नहीं होती है, कान से पानी निकलता है। तो ये अगर आपको कोई हिस्ट्री दे, आपको हमेशा पूछना है कि पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या। यूजुअली वो आपको बोलेंगे हाँ, पहले बहुत बार हो चुका है, या बचपन में होता था, फिर थोड़े टाइम के लिए ठीक हो गया, अभी वापस से ये सेम इशू चालू हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि कान के पर्दे में छेद है। अभी ये कान का पर्दे का छेद, अगर उसके वजह से कभी भी अगर कान में पानी जाए, तो अंदर बहुत जलेगा, उसके लिए उसके बाद इन्फेक्शन हो जाएगा। ये बार बार इन्फेक्शन के कारण जो पीछे, ऊपर और नीचे के बोन्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा अ, पतले हो जाते हैं, या फिर वो गलने लगते हैं। और अगर ऐसा हो जाए, अगर ऊपर का बोन गल जाए, जो ब्रेन और ईयर को सेपरेट करता है, तो ये इन्फेक्शन ब्रेन में जा सकता है। दूसरा, अगर नीचे का बोन गल जाए, तो इन्फेक्शन नेक में जा सकता है, या गले में जा सकता है। पीछे का बोन इन्फेक्ट हो जाए, तो चक्कर आने के चांसेस होते हैं। और अगर बहुत टाइम तक ये छेद रहे, तो सुनने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। और अगर बहुत ही ज्यादा टाइम से है, तो ये जो हियरिंग के लिए नर्व होता है, यहाँ पे येलो में जो देखें, वो कमजोर हो जाती है। फिर हम कुछ भी ट्रीटमेंट दे दें, वो हियरिंग वापस नहीं आने वाला है। दूसरा, अगर बहुत ही ओल्ड है, कोई बुजुर्ग है, जिनको सुनने में तकलीफ होती है, अगर पर्दे के
पर्दे में छेद हो तो उन्हें हम हियरिंग एड भी नहीं दे पाते हैं। अगर हम हियरिंग एड दे भी दे तो उनको वो बार बार हियरिंग एड गीला होता रहता है और हियरिंग एड खराब होते रहता है। तो ये और एक रीजन है जिससे ये अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ना जितना टाइम भी इन्फेक्शन कान में रहे वो कान के लिए टॉक्सिक रहता है, वो कान को कमजोर करते करते जाता है। और कान की कमजोरी वो बहुत अच्छे से पता नहीं लगता है। पहले पहले पता लगेगा कि एक कान में सुनाई दे रहा है, दूसरे कान में नहीं सुनाई दे रहा है। आगे जाके हमारा ब्रेन कॉम्पनसेट करने लगता है और वो पता नहीं लगता है कि करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद उसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तीसरे टाइप का एक इन्फेक्शन रहता है जिसे हम अनसेफ ईयर बोलते हैं। अनसेफ क्योंकि ना ये थोड़ा डेंजरस रहता है। इसमें कान के पर्दे में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, कान के बाहरी हिस्से में, बाहर के नली में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, और अंदर के कान में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। लेकिन इनको एक ऐसी बीमारी होती है जिससे कान के ऊपर का जो बोन रहता है, ये बोन है, ये बोन है, ये सब बोन सड़ने लगते हैं। कंजेनाइटल मतलब जन्म से ये प्रॉब्लम रहता है, बट ये पता लगता है बहुत लेट, या तो 13-14 के वर्ष में, या फिर कभी कभी तो 20 या 30-25 के वर्ष में भी पता लगता है कि इनको ये प्रॉब्लम है। तो ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि ना यहाँ पे जो बोन है, ये बोन के ऊपर सीधा ब्रेन आता है, उसके अलावा और कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और अगर ये बोन गलने लगे तो कान और ब्रेन के बीच में कोई बैरियर नहीं रहता है। कुछ भी अगर इन्फेक्शन हो वो सीधा ब्रेन में जाता है, और इसके कारण बहुत जल्दी बहुत ज्यादा सीरियस हो सकते हैं पेशेंट। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जहाँ पे बोन होता है वहां बोन की जगह स्किन आने लगता है, और वो स्किन से पू निकलने लगता है। और यहाँ पे जब पेशेंट आता है, ये आपको बोलेगा कि कान में से बहुत कम पानी आता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बास मारता है, लाइक उसमें बहुत बदबू होता है वो कान से। और बच्चों में अगर कान से पानी आए तो आपको ज्यादा सतर्क रहना है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये ज्यादा बच्चों में दिखता है। और ये अगर बहुत ज्यादा बोन गलने लगे तो अंदर यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 बोन है, कान में 3 बोन रहते हैं जो सुनने में हेल्प करता है। वो बोन्स भी गलने लगती है तो सुनने में बहुत जल्दी कम होता है। तो अगर कान से कम पानी निकल रहा हो, पानी में से बदबू आ रही हो, और सुनने का बहुत कम हो, तो आपको इमीडिएटली उसको, उन पेशेंट को बताना है कि एक कंसल्टेशन करवाना ही पड़ेगा, देखने के लिए कि कितना ज्यादा बोन गला है। ओके। ये बोन गलते गलते अगर यहाँ अंदर के कान के तरफ जाए तो ये जो आप देख रहे हैं राउंड स्ट्रक्चर, वो हमारा बैलेंस मेंटेन करता है। उसके वजह से बैलेंस भी जा सकता है और चक्कर भी आ सकता है। और ये चक्कर ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा चक्कर आया, थोड़ा खा लिया, ठीक हो गया, वैसा वाला चक्कर नहीं होगा। बहुत तेज चक्कर होगा, बहुत उल्टी आएगी, और पेशेंट आंख नहीं खोल पाएंगे, उनको लगेगा कि आंख खोलते ही बहुत ज्यादा चक्कर आता है, तो वो एक जगह पे पड़े रहेंगे। अगर कोई पेशेंट को कान से पानी आ रहा है और ऐसा चक्कर आ रहा है, मतलब ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड डिजीज है, तो इनको हायर सेंटर में रेफर करना पड़ता है। तो अभी ये 3 तरीके के बेसिक इन्फेक्शन होता है। एक तो बाहर के कान का इन्फेक्शन जो बाहर के कान के नली में आता है, ये 2 तरीके का होता है, हो सकता है। अभी ये फंगल और बैक्टीरियल में कैसे पता करें? फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो स्किन पे ही रहता है, ज्यादा इचिंग करता है, पेन थोड़ा कम रहता है। पेन तभी आता है जब जबरदस्ती कान साफ करने की कोशिश करे, और ये बस स्किन मतलब कान का पिन्ना, ये जगह इसको पिन्ना बोलते हैं यहाँ, या फिर
चेहरे पे या गले में स्प्रेड होता है। ये कभी भी एब्सेस या पस का पॉकेट फॉर्म नहीं करता है। दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसमें सूज ज्यादा होता है। सॉरी, इसमें सूज ज्यादा होता है, इसमें डिस्चार्ज कम होता है, लेकिन पेन बहुत ज्यादा होता है। और अगर किसी को डायबिटीज या शुगर का प्रॉब्लम हो, ये बहुत जल्दी ब्रेन की तरफ जा सकता है, तो इसमें बहुत सतर्क रहना है। तीसरा है, अगर बीच का कान जो मिडल ईयर बोलते हैं, उसमें अगर इन्फेक्शन गया है, तो वो इन्फेक्शन यूजुअली नाक से अंदर जाता है, क्योंकि उसका एक ही रूट है अंदर जाने के लिए। तो नाक से इन्फेक्शन जाता है। ये बार बार भी हो सकता है। इसमें स्टार्टिंग में बहुत पेन होता है, उसके बाद एक बार पानी निकलना शुरू हो तो पेन जल्दी कम हो जाता है, लेकिन पानी बहुत ज्यादा निकलता है उसके बाद। स्टार्टिंग में पानी थोड़ा ब्लड स्टेन्ड होने के चांसेस होते हैं, आगे जाके प्योर पस निकलता है इसमें से। और इसका पस और बाहर के कान के इन्फेक्शन का पस डिफरेंट होते हैं। एक का पस बहुत गाढ़ा होता है, अगर बीच के कान का प्रॉब्लम हो तो पस बहुत गाढ़ा होता है, और बाहर के कान का पस हो तो वो थिन पस होता है, बहुत पतला पस रहता है और कम रहता है। इसका पस बहुत ज्यादा रहता है। और ये बार बार अगर होने लगे तो कान का पर्दा हील नहीं हो पाता है, उसमें परमानेंट परफोरेशन जो हम बोलते हैं, एक परमानेंट होल बन जाता है, जिसके वजह से कान बार बार इन्फेक्ट होते रहता है। और अगर कान बहुत बार इन्फेक्ट हो जाए तो सुनने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। और बहुत अगर एडवांस्ड डिजीज हो तो पेशेंट आके बोलेगा, वैसे सुनाई नहीं देता है, लेकिन कान से जब पस निकलता है तब अच्छे से सुनाई देता है। इसका मतलब यह है कि कान का पर्दा पूरी तरीके से इरोड हो गया है, पूरी तरीके से खराब हो गया है, और जब पस निकलता है वो पर्दे का काम करता है, इसीलिए सुनाई ज्यादा देता है उनको। और ये इन्फेक्शन भी ब्रेन में जा सकता है, बट थोड़ा कम ही जाता है वो ब्रेन में एज कंपेयर टू बाहर के ईयर का इन्फेक्शन। और जो तीसरा मैंने बताया वो थोड़ा रेयर होता है बट ज्यादा डेंजरस होता है, जिसमें जो ऊपर का और बोन है, कान के ऊपर का बोन, उसमें इन्फेक्शन होता है, वो गलने लगता है, लेकिन पर्दा बहुत हद तक ठीक रहता है। वो इन्फेक्शन ये बोन को डिसॉल्व करके कान के अंदर जाता है, और वहां से वो ब्रेन की तरफ जा सकता है या फिर अंदर के कान की तरफ जा सकता है, जिसकी वजह से चक्कर भी आ सकता है। तो ये एक समरी था। एक और टाइप का ईयर डिस्चार्ज रहता है, जो होता है अगर किसी को बहुत जोर से चोट लगे सर पे, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, या फिर कोई कुछ सर पे गिर जाना, उसके बाद कान से ब्लीडिंग होता है। वो ब्लीडिंग अपने आप रुक जाएगा, लेकिन उसके 2-3 दिन के बाद कान से बहुत क्लियर पानी निकलने लगता है। वो बहुत ही लाइट पानी होता है, पेनलेस होता है, और कान से क्लियर पानी निकलता है। अगर वैसा हो तो ये ऐसा हो सकता है कि ब्रेन के आसपास जो फ्लूइड होता है, जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, सीएसएफ, वो कान से लीक होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर सर पे बहुत जोर चोट लगे तो ये जो बोन्स होते हैं उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। वो फ्रैक्चर, यहाँ का बोन बहुत कड़क रहता है, तो वो फ्रैक्चर हम अपने जगह से हिलता नहीं है, जगह पे ही रहता है, लेकिन उसमें फ्रैक्चर रहता है, और उसमें से ब्रेन के चारों तरफ का पानी लीक होने के चांसेस होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ पेशेंट हो जिसको पहले लगा है सर पे, उसके 2-3 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद एकदम पेनलेस क्लियर बहुत ज्यादा पानी निकले, जो अगर खांसी करे या छींके तो बहुत जोर से पानी निकलना चालू हो, तो वो उसको सीएसएफ ऑटोरिया बोलते हैं, सीएसएफ लीक हो सकता है कान से। ये काफी रेयर है, बहुत ज्यादा नहीं दिखता है ये, बट जिनको सर पे लगता है ये ऑलवेज सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये कोई नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं है। ये ऐसा हो सकता है कि ब्रेन का पानी लीक हो रहा हो, और इसमें नॉर्मल मेडिकेशन काम नहीं करता है, इसके लिए पूरा ट्रीटमेंट ही डिफरेंट रहता है। तो ये एक एडेड नोट मैं लगाना चाहती थी।
ओके। सो ये सब था कान की इन्फेक्शन के बारे में। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कभी भी रीच आउट कर सकते हैं पूछने के लिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। काफी अच्छा कि आपने बताया है ईयर डिस्चार्ज के बारे में, और इसके टाइप्स भी आपने बताए हैं, और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ये भी बताया है। तो मैम, कि अभी मेरा एक क्वेश्चन है मैम, जैसे कि एक पेशेंट है, तो पेशेंट को मतलब 1 साल या 2 साल में जो है पेशेंट का ईयर डिस्चार्ज होने लगता है और अपने आप ही ठीक हो जाता है, ठीक है, नॉर्मली जो है उसने लोकल मेडिकल से दवाई ले ली, लाइक, ठीक है, तो वो डाल ली, उसका ठीक हो गया। लेकिन मैम कुछ समय बाद, मतलब 4-5 महीने बाद, अब पेशेंट को क्या हो रहा है मैम, कि ईयर डिस्चार्ज भी हो रहा है, और साथ में वर्टाइगो भी हो रहा है, और साथ में टीनीटस भी हो रहा है, टनाइटस। तो मैम, यस। तो मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या कि लोकल से, मेडिकल से उन्होंने मेडिसिन ली है और एक डॉक्टर, ईएनटी डॉक्टर को परामर्श नहीं कराया है, उस कारण, या इस जो है लापरवाही की है उन्होंने। तो अभी क्या हो रहा है कि मैम, अभी पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, गर्दन झुका रहे हैं तब भी चक्कर आ रहे हैं, लेट रहे हैं और तब भी चक्कर आ रहे हैं। तो मैम ये क्या कि ईयर में जो इन्फेक्शन हुआ है वो ब्रेन की तरफ बढ़ गया है, मैम इसमें क्या हो सकता है मैम? यस, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो इस केस में क्या होता है कि पहले इन्फेक्शन हुआ होगा, ये बीच के कान में इन्फेक्शन हुआ होगा और उससे वो नॉर्मल दवा से ठीक हो गया होगा। और ये पर्दे में छेद आया होगा जो वैसे ही वैसे का वैसा रह गया होगा। ओके। सो सेकेंड टाइम जब इन्फेक्शन होता है, बिकॉज पहली बार जो हमने ड्रॉप्स डाले वो ऐसे एंटीबायोटिक के डाले होंगे जो ओवर द काउंटर अवेलेबल है, तो सेकेंड टाइम जो इन्फेक्शन होता है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। तो वो नॉर्मल एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा उसका, वो थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस होते हैं, वो ज्यादा फैलने वाले होते हैं। तो वो क्या करते हैं, सिंस वो इतना ज्यादा एग्रेसिव होते हैं कि ये जो पीछे का बोन है उसको इरोड कर देते हैं। ये जो आप राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बैलेंस ऑर्गन और हियरिंग का ऑर्गन होता है। अगर इन्फेक्शन यहाँ तक चला जाए तो टिनिटस मतलब कान में जो घंटी बजती है वो चालू हो जाती है। कान में घंटी इसीलिए बजती है, वो एक वार्निंग साइन होता है कि ये आपका इन्फेक्शन अभी बीच के कान तक सहमत नहीं है, वो अंदर जा चुका है, ये इनर ईयर में जा चुका है। और जो इनर ईयर होता है, जो अंदर का कान होता है, वो ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। इनर ईयर और ब्रेन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको आप ब्रेन तक भी इन्फेक्शन प्रोग्रेस हो चुका है ऐसे बोल सकते हैं। तो घंटी जब बजने लगती है वो एक वार्निंग साइन होता है। अगर तब भी आपने नहीं दिखाया, तब भी पेशेंट ने नहीं दिखाया और जल्दी ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो यहाँ पे पीछे जो येलो में नर्व्स दिख रहे हैं वो उसमें बैलेंस का भी नर्व होता है, वो बैलेंस के नर्व तक चला जाता है। इस अगर यहाँ तक गया वो नर्व इफेक्ट हुआ तो कोई भी हेड के मूवमेंट में वो चक्कर आएगा ही। सीधा रहने पे भी आएगा, पीछे मुड़ने पे भी आएगा, और आंख बंद कर दे तो भी चक्कर आएगा। कुछ भी करने पे आराम नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड स्टेज रहता है इन्फेक्शन का। कभी कभी किसी किसी को ऐसे हो सकता है कि बहुत साल, 30-40 साल से कान से पानी निकल रहा है, कुछ नहीं हुआ। बट किसी किसी को होता है कि पहले या दूसरे इन्फेक्शन में ही इतना एग्रेसिव हो गया कि वो अंदर के कान तक चला गया और वो ब्रेन तक चला गया। तो ऐसे कभी नहीं सोचना है कि 40 पेशेंट, 50 पेशेंट हैं, उनको कान से पानी निकलता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन वो दूसरा पेशेंट एक आएगा जिनको दूसरे इन्फेक्शन में ही वो सीधा ब्रेन की तरफ या अंदर के कान की तरफ चला जाए, और अगर वहां तक गया तो रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एंटीबायोटिक को चूज करना वो बहुत ही नाजुक काम रहता है, उसको बहुत देख के करना होता है। ओके। और मैम जैसे कि अभी जो है उनका इमरजेंसी कॉल आया था मेरे पास ना, तो हम्म। मेरी रिलेशनशिप में ही है, तो टैबलेट हम्म। वार्टिन और स्पाइन फेरी, ये कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही है मैम। बीच में रिलीफ ओके। मिल जा रहा है, लेकिन अब हम्म। कोई भी मेडिसिन काम ही नहीं कर रही है, लगातार ही चक्कर आ रहे हैं उनको ना।
तो फिर हम्म मैंने उनको न्यूरो जो सर्जन है तो हम्म कि पहले सीटी स्कैन करवाने के लिए बोला है, फिर दो ही डॉक्टर बोले हैं, पहला ईएनटी, हो सकता है हम्म। आपसे परामर्श कराऊं मैं, और दूसरा ओके। न्यूरो, क्योंकि मुझे ब्रेन का भी कुछ लग रहा है, हो सकता है कि यस ब्रेन में इशू हो। तो मैम, यस लेकिन ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है ईयर डिस्चार्ज से ही, ये यस कंफर्म है मैम। यस। सो वेरी लाइकली तो हमारे इसमें ईएनटी में हमेशा इवन न्यूरोसर्जन भी आपको बोलेंगे, अगर किसी भी पेशेंट का कान का प्रॉब्लम है और उसको चक्कर आ रहा है, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको अज्यूम करना है कि कान के वजह से चक्कर आ रहा है। ऐसे मतलब 90% पेशेंट को ओटोजेनिक वर्टिगो होता है, मतलब कान के वजह से होता है, रादर देन एनी अदर कॉज। अगर किसी का कान का प्रॉब्लम है तो उसको आपको अज्यूम करना है कि चक्कर कान के वजह से आ रहा है, क्योंकि चक्कर मोर ऑफन देन नॉट कान का प्रॉब्लम है रादर देन न्यूरोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम है। ओके। दोनों तरफ से आ सकता है, ऐसे कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि कान का भी प्रॉब्लम है लेकिन कान के वजह से चक्कर नहीं आ रहा है, बट 90% 95% वो कान की वजह से ही आता है। ओनली 5% केसेस में ऐसे होता है कि वो और किसी रीजन के कारण चक्कर आता है। ओके। एंड अपने न्यूरोसर्जन के पास भेजा, वो भी बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि जब इतना आगे बढ़ जाता है तो दोनों ईएनटी और न्यूरोलॉजिस्ट साथ में काम करना पड़ता है इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि ये काफी एडवांस्ड हो जाता है उसके बाद दोनों का लगता है। एंड वो भी बहुत अच्छा है कि आप सीटी स्कैन करवा रहे हैं, इस सब केसेस में स्कैन मैंडेटरी होता है। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो और कोई हेल्थ पार्टनर जो मैम से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो अपने डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छा मैम बता रहे हैं और काफी नॉलेज मिल रही है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछे। प्लीज रिक्वेस्ट है, एक एक करके क्वेश्चन पूछे अपने आप को हैंड रेस करके। हाँ सर, मेरा एक सवाल है सर। जी जी, पूछिए, आप पूछिए सर। मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। अधिकतर बच्चों में मैम, जैसे नॉर्मली जुकाम सर्दी रहे तो मैम कान बहने लगता है, ये कोई विशेष प्रॉब्लम तो नहीं ना है मैम बच्चों में? और मेडिसिन बट वगैरह देने से नॉर्मली ठीक हो जाता है, फिर रिपीट जब भी नॉर्मली सर्दी खांसी हो, ये सब कोल्ड होता है तो मैम रिपीट हो जा रहा है, बहने लगता है मैम, तो क्या उसमें यस क्या हो जा रहा है? यस, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। बच्चों में कान और यहाँ पे आप अगर देखें, ये ट्यूब, इसको हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, जो कान और नाक को जोड़ता है, वो ट्यूब 7 साल के एज पे जाके थोड़ा सा ठीक होता है। उससे नीचे जो 7 के नीचे बच्चे होते हैं, कम एज के बच्चे होते हैं, उनमें ये ट्यूब बहुत ही मोटा रहता है और सीधा रहता है। तो दो तरीके के इन्फेक्शन होते हैं। एक, जो ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चे होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके कान भी बहते हैं। और जो थोड़े से 2-3 साल के एक बच्चे सीधे होते हैं, कराना थोड़े बड़े चाहिए। हैं लेकिन लेकिन बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं है, उनमें भी इन्फेक्शन होता है। तो पहले जो ब्रेस्ट फीड करने वाले बच्चे होते हैं, बिकॉज उन जब ब्रेस्ट फीड करते हैं उनको लिटा के करते हैं, तो नाक और कान एक ही लेवल पे आ जाता है, तो दूध कान में चला जाता है, जो बहुत पेनफुल होता है और वो जुकाम की तरह रिप्रेजेंट करता है और उसमें कान से पानी भी निकलता है। तो इसमें कुछ ज्यादा मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं होती है। बस माँ को बोलना है कि बिठा के ब्रेस्ट फीड करना है, लेटा के नहीं करना है। ओके मैम। तो अगर बहुत छोटा है बच्चा तो इतना काफी रहता है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। दूसरा, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, मतलब 2 से 5 साल या 2 से 7 साल का बच्चा है, उसको बार बार ईयर इन्फेक्शन हो रहा है, तो पहली बात यह है कि ये रूल आउट करना है कहीं बोन, जो मैंने बताया कान का बोन गलता है, वो तो नहीं है। तो उससे पहले चीज यही देखना होता है या यही पूछना होता है कि कान से जो पानी निकल रहा है उसमें बदबू आ रही है या नहीं। अगर बहुत ज्यादा बदबू आती है तो उसका उसको अलग ट्रीटमेंट लगता है, उसको आपको दिखाना ही पड़ेगा। ओके अगर मैम। कान से बहुत पानी आता है, जब जुकाम हो तभी पानी आता है, लेकिन बार बार आ रहा है, उसका मतलब ये है कि उनका उनका नाक
ठीक से साफ नहीं हो रहा है। जो बार बार पानी आता है वो यूजुअली नाक के इन्फेक्शन के कारण ही आता है, ना कि वो कान का प्रॉब्लम रहता है। तो उसमें आपको ये बोलना है कि नाक को साफ करते रहना है हमेशा, और वो ज्यादा सर्दी आगे बढ़ने ही नहीं देना है। सर्दी थोड़ा भी लगे कि गले में थोड़ा सा खुजली हो रही है या नाक में खुजली हो रही है, तो ट्रीटमेंट जितना जल्दी चालू करे उतना अच्छा रहता है कान के लिए। क्योंकि ये कभी भी कान का प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं होता है, ये नाक का प्रॉब्लम होता है, जो कान से पानी बार बार निकलता है। और अगर ऐसा हो कि कान में थोड़ा भी पानी जाए और बार बार कान इन्फेक्ट हो जाए या कान से पानी निकलना शुरू हो जाए, उसका मतलब यह है कि कान के पर्दे में छेद है जो हील नहीं हो पा रहा है, जिस केस में भी आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर उपेंद्र सिंह कुशवाहा, पूछिए सर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ, ये पूछा था कि मेरा भतीजा है मैम, तो उसको भी ये शिकायत रहती है। अभी तो एज हो गई 17-18 साल उसकी, ओके। कि कान में बार बार ईएनटी को भी दिखा लिया, वैसे भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसका कान में पस बार बार आता है, ठीक हो जाता है फिर आता है, ठीक हो जाता है फिर आता है। ओके। पहली बार कब आया था कान से पस? ये तो काफी साल पहले आया होगा लगभग। काफी साल पहले ना, ऐसा हाँ। नहीं कि 2-3 साल से ही आ रहा है ना? हाँ, रहा होगा हाँ। 10 साल का रहा हो या इससे पहले लगभग। ओके ओके, काफी टाइम से अगर ऐसे पानी निकल रहा है तो बस एक चीज देखना है कि कान के पानी में बदबू आ रहा है या नहीं। इन एनी केस दोनों भी हो तो कान के पर्दे में छेद होने के बहुत चांसेस होते हैं। ओके, सो वेरी लाइकली कि उसके कान के पर्दे में छेद हो। अगर साल में 3 से ज्यादा बार कान से पानी निकल रहा है तो ये अज्यूम करना पड़ता है कि कान के पर्दे में छेद है। ऐसा 100% ऑफ द टाइम छेद नहीं रहता है, बट जी ये जी। ना काफी टाइम रहता है छेद कान के पर्दे में। तो ये एक बार ना दिखाना ही पड़ता है, और वो अगर छेद है ना तो आगे जाके उसको सुनने में बहुत जल्दी बहुत कम होगा। तो ये ना एक उसका ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है उसके लिए। और ये ट्रीटमेंट थोड़ा लॉन्ग टर्म चलता है, या तो सर्जरी करना पड़ता है अगर छेद बहुत ज्यादा बड़ा हो तो। अच्छा, ईएनटी से भी कंसल्ट किया था वैसे, तो ओके। आगे प्रोसीजर सर्जरी पे ही जाएगा क्या? हमेशा नहीं, अगर कान के पर्दे का छेद अ, वो 1/4 मतलब 25% से ज्यादा बड़ा छेद रहता है तो हम यूजुअली सर्जरी एडवाइस करते हैं। अगर छोटा, जिसको हम स्मॉल होल बोलते हैं, जो पर्दे के 1/4 से छोटा होता है, उसको हम यूजुअली वेट एंड वॉच करते हैं। बट कभी कभी छोटा सा होल होता है जो कान पर्दे के पीछे हिस्से में होता है, वो थोड़ा डेंजरस होता है, तो उसमें छोटा होल हो तो भी हम बोलते हैं सर्जरी करवाना ही पड़ेगा। बट जितने बार भी कान से पानी निकलता है वो होल बड़ा होते जाता है। तो अगर बहुत बार पानी निकल चुका है तो इट इज सेफ टू अज्यूम कि होल भी बड़ा होगा। तो इन द सेंस कि मैं ऐसे 100% नहीं बता पाऊंगी बिना देखे, बट वो यूजुअली सर्जरी लगता ही है। एंड एट द एज ऑफ 17-18 सर्जरी बहुत अच्छा, मतलब बहुत लाइकली होगा कि सक्सेस होगा, क्योंकि बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं बच्चे। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम। अगर सर्जरी लगता है तो बहुत ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, करवा देना चाहिए, क्योंकि आजकल सर्जरी बहुत सक्सेसफुल होते हैं। अच्छा अच्छा जी। और ये नॉर्मली जैसे न्यू एज में या किसी को भी फर्स्ट टाइम पेशेंट को आया हो, फीवर के साथ पेन हुआ हो कान में, और उसके हम्म। साथ जब फर्स्ट टाइम आता है बस, तब क्या 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 सीन रहता है उसका? ओके, तो उसमें आपको बस एक चीज देखना है कि कान को छूते ही, ये बाहर का हिस्सा पिन्ना को छूते ही पेशेंट को पेन है या नहीं। पिन्ना मतलब पीछे का और सामने का भी जो छोटा सा रहता है ट्रेगस जिसको बोलते हैं, उसको दबा के देखिए। अगर किसी में भी पेन हो रहा है मतलब बाहर का इन्फेक्शन है। अगर ये सब में पेन नहीं है मतलब अंदर का इन्फेक्शन है। वैसे तो दोनों में ही ट्रीटमेंट देना चाहिए, ड्रॉप्स देने चाहिए। बट अगर अंदर का इन्फेक्शन है तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम तक चलता है और आपको ज्यादा फॉलो अप में रखना पड़ेगा उस पेशेंट को। बाहर का ही इन्फेक्शन है, वो बहुत ज्यादा पेन करता है,
लेकिन ठीक अच्छे से हो जाता है वो। अच्छा अच्छा, तो उसमें कौन सा है, ओटीसी में ड्रॉप कौन सा चल रहेगा अच्छा, या ओटीसी इंजेक्टेबल ड्रॉप? एनी एंटीबायोटिक ड्रॉप चलता है, दोनों भी केस में एनी ड्रॉप। अच्छा अच्छा अच्छा, कैंडीबायोटिक या ओटेक एसी वगैरह? या कैंडी बायोटिक में एंटी फंगल भी रहता है जो थोड़ा जलता है। तो अगर कोई पेशेंट ज्यादा सेंसिटिव हो तो ना उनको फंगल ड्रॉप जलते हैं, तो बेटर रहेगा प्लेन एंटीबायोटिक ड्रॉप, जैसे सिप्लॉक्स ड्रॉप रहता है प्लेन एंड, और कुछ नहीं है उसमें, बस एंटीबायोटिक है। वैसा ना थोड़ा पेशेंट टॉलरेंस बेटर रहता है। बट फिर भी आप अगर कैंडीबायोटिक दे तो उसमें कोई हानि नहीं है। स्टेरॉइड वाला कब यूज करना चाहिए? स्टीरॉयड वाला बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन, अगर कान देखते ही आपको लगे कि बहुत सूज है, अंदर का कुछ दिख नहीं रहा है, आपको लगे कि ड्रॉप इस पे डाले तो अंदर जाने ही नहीं वाला, इतना सूज है, तो उसमें स्टीरॉयड वाला ड्रॉप यूज करना चाहिए, क्योंकि वो स्टीरॉयड थोड़ा इन्फ्लेमेशन, सूज को कम करेगा। तो उसके बाद वो ड्रॉप अंदर तक जाता है। अदरवाइज डेली में बेटर रहेगा कि स्टीरॉयड ड्रॉप ना यूज करें, क्योंकि ना उसके आगे लाइक अगर स्टीरॉइड से भी रेजिस्टेंस हो गया ना, तो अगर ज्यादा एग्रेसिव इन्फेक्शन हो तो कुछ बचता नहीं है देने के लिए। तो जी आई वुड ऑलवेज एडवाइज कि प्लेन एंटीबायोटिक जो सिप्लॉक्स ओफ्लॉक्स ड्रॉप्स आते हैं वो बेस्ट काम करते हैं, अगर फंगल इन्फेक्शन नहीं है तो। जी जी। ओके, थैंक यू मैम। ओके। ओके। मैम एक ये कमेंट में क्वेश्चन आया है कि इनका हाँ। एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर जे के सिंह सर, आप बोल सकते हैं ओके। क्वेश्चन? तो मैम ये बोल रहे हैं कि इनका एक्सीडेंट हो गया था तो कान से आवाज आ रही है, और 2 साल से ज्यादा हो गया है ओके। लगभग। तो मैम ये बोल रहे हैं कि कोई दवा ओके। क्या करना चाहिए इसके लिए? ओके। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आपको सर पे लगा था, एंड एक्सीडेंट के बाद कान से थोड़ा खून निकला हो या नहीं निकला हो, इन एनी केस कान में घंटी बजना बहुत ही कॉमन रहता है। सो जो कान में घंटी बजती है, अगर वो थ्रू आउट द डे रहता है, कभी कभी कान में घंटी बजती है और वो 2-3 मिनट के बाद चला जाता है, दैट इज नॉर्मल, ये सबको होता है। वो घंटी आपको यूजुअली ज्यादा सुनाई देगा रात को, और आपको जब आप ज्यादा स्ट्रेस ले तो वो ज्यादा सुनाई देगा। इतना ये सब बहुत कॉमन रहता है। अगर 10 मिनट से कम तक घंटी बज रही है तो उसको आप नजरअंदाज करें तो चलता है। अगर ये घंटी पूरा दिन बजता है तो उसके लिए आपको एक हियरिंग टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि ना एक लैब्रिंथाइन कंकशन करके होता है जो सर पे चोट लगने की वजह से होता है। वो जो हियरिंग ऑर्गन है उसमें क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से कान में घंटी बजनी शुरू होती है। उसमें आपको ये एक चीज देखना है कि एक ही कान में घंटी बज रही है या दोनों कान में घंटी बज रही है। दूसरा चीज आपको देखना है कि जो आप अपना पल्स देखिए, वो घंटी पल्स के साथ ऊपर जाता है या नहीं। ओके। अगर पल्स के साथ ऊपर जाता है तब ये आपको अज्यूम करना है कि उसको वो आपके ब्लड सप्लाई के साथ साथ घंटी बज रही है। मतलब कोई वेसल होगा, कोई रक्तवाहिनी होगी जो नर्व के काफी पास से जा रही है, या फिर वो शिफ्ट हो गया है क्योंकि आपको सर पे चोट लगा है। तीसरा, जो लैब्रिंथाइन कंकशन अगर हो और उसके कारण अगर बहुत टाइम तक कान में घंटी बज रही है, तो बेस्ट रहेगा आप एक हियरिंग टेस्ट करवाएं, क्योंकि सर पे चोट के वजह से हियरिंग लॉस होने के चांसेस होते हैं, और वो हियरिंग लॉस के वजह से कान में घंटी बजनी शुरू हो जाती है। तो वो कैसे टाइप का हियरिंग लॉस है, अगर लो फ्रीक्वेंसी है हाई फ्रीक्वेंसी है, वो सब देख के डिफरेंट ट्रीटमेंट रहता है उसका। एंड वो एक बार हियरिंग टेस्ट होने के बाद ही पता लगता है उसके आगे और क्या करना चाहिए। ओके। ओके मैम। वी एस गढ़वाल विवेक सिंह सर, क्वेश्चन पूछिए आप। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैं एक भाई साहब हैं, उनकी उम्र लगभग 22 से 23 साल की उम्र है मैम। वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, और ओके। जब वो मेडिकल में जाते हैं तो उनके ओके। कान में बता दिया जाता है कि छेद है, जबकि उनको कान में ना
दर्द है न पानी आता है, ओ कोई भी समस्या नहीं होती है जी। तो उसके लिए ऐसा कोई उपचार है कि जो उसका कान ओके। रिकवर हो जाए? वो 3 बार उसमें मेडिकल से बाहर हो गया है। ओ, ये बहुत ही सैड रहता है। बहुत लोगों का ऐसे होता है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी बचपन में एक बार कान से पानी निकला होगा जो उनको याद भी नहीं रहता है, और उसके वजह से कान का छेद वो परमानेंट हो जाता है, परमानेंट परफोरेशन बन जाता है। उनको एट प्रेजेंट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, उनका कभी कभी सुनने का भी एकदम नॉर्मल रहता है, लेकिन एक छोटे जी से छेद के कारण उनको आर्मी में दखल नहीं हो पाते हैं। तो जी उनमें इसमें सर्जरी ही लगता है, और कभी कभी ये सर्जरी के बाद भी उनको आर्मी में नहीं लेते हैं। जी तो इसमें यूजुअली एक सर्जरी होता है जिसको हम एंडोस्कोपिक टीप्लास्टी बोलते हैं, जो जी जिसका चीरा बाहर नहीं लगता है, वो पूरा जी सर्जरी कान के अंदर से ही करते हैं। एंड ये जी सर्जरी बहुत टेक्निकल होता है, और जिनका कान बड़ा रहता है, जिनकी कान की नली मोटी जाड़ी रहती है ना, उनमें ही हो सकता है। उन जी वैसे हम अंदर जाके पैच लगा देते हैं, और वो हील होने के बाद उसके बाद आर्मी में उनका होता है, वो आर्मी में जा सकते हैं उसके बाद। सो वो एक एक्सेप्टेड होता है। दूसरा ये है कि वो देखना पड़ेगा कितना बड़ा छेद है कान में। अगर बहुत ही छोटा सा छेद होता है ना, तो कभी कभी एक साइलास्टिक पैच होता है, वो एक प्लास्टिक का पैच रहता है, जो हम ओपीडी बेसिस में ही पर्दे के ऊपर लगा देते हैं, और उसके नीचे का वो हील हो जाता है। ये बस काम करता है अगर बहुत ही छोटा सा छेद हो, उसके वजह से उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो आर्मी में क्यों कान में छेद हो तो उनको अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि ना वो जब भी विमान में चढ़ते हैं, बहुत हाई एयरफोर्स में जाते हैं या बहुत हाई अल्टीट्यूड में जाते हैं, तो कान और उसका प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चक्कर आता है। वो धरती पे चक्कर नहीं आएगा, जब बहुत ऊपर जाएंगे तभी चक्कर आता है। तो वहां पे जैसे ये प्रॉब्लम नहीं हो, इसी इसके वजह से जिनके कान में छेद होता है उनको वो लोग आर्मी में नहीं लेते हैं। तो वो छेद रिपेयर कर सकते हैं, बट कभी कभी अगर बाहर से सर्जरी करे तो आर्मी में सर्जरी के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो सर्जरी थोड़ा टेक्निकल सर्जरी होता है, और कान के मतलब अंदर से ही करना पड़ता है, जिसका चीरा बाहर दिखे भी ना, तो ही वो आर्मी में जा सकते हैं। तो आपको एक हायर सेंटर में उनको रेफर करना चाहिए जहाँ पे ये सर्जरी होता हो। तो विवेक सर, आप समझ पाए सब कुछ? और एक 3 साल का बच्चा है, उसको कंटिन्यू उन्होंने बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया है। कंटिन्यू उसके कान ओके। से एक ही कान से पस आ रहा है और स्मेल रहती है। ओके। और हाँ, उन्होंने तो मुझे ये मुझे बोलिए। बताया था मैम कि वो कहीं पे ले गए थे गांव में ही, तो उन्होंने हम्म। H2O2 डाल के उसका कान साफ कर दिया था। ओके। तो जी। उसके बाद उनको और लगता है ज्यादा बढ़ गया। जी ओके। सो कान से अगर पानी आता है और ऐसे कंटिन्यू पानी आता है, और पानी से बदबू आता है, उसका मतलब मोस्ट लाइकली उसको जो हम अनसेफ ईयर डिजीज बोलते हैं या कोलेस्टेटोमा बोलते हैं, वो तकलीफ है। इसमें H2O2 डाले तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हम H2O2 से भी साफ करते हैं ऐसे बच्चों का कान, वो अच्छे से साफ करता है, इवन दो पेशेंट को लगे कि उसकी वजह से बढ़ गया होगा, बट अनलाइकली कि वो उसके वजह से ये बढ़ा है। ये नेचुरल प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज ही ऐसा होता है कि वो बढ़ते जाता है विथ टाइम। तो उसको आप साफ करें या नहीं करें, वो बढ़ेगा ही। ऐसे बच्चों को ऑपरेशन लगता ही है। सो इनको भी आपको थोड़ा हायर सेंटर में रेफर करना चाहिए, और उनको आपको थोड़ी तसल्ली देनी चाहिए कि H2O2 से ये नहीं बढ़ा है, बल्कि अच्छा होता है, कान अच्छे से साफ होता है अरे, H2O2 से। मैंने ये तो बताया था मैम। और एंटीबायोटिक कोई ओके। ड्रॉप में दिया दिया जा सकता है क्या? उनको सिप्लॉक्स ड्रॉप्स दे सकते हैं, प्लेन एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, उससे वो पानी जाएगा नहीं।
वो डिजीज भी रुकेगा नहीं, लेकिन वो कान साफ रहता है, और जब तक आप एंटीबायोटिक ड्रॉप डालते रहे तो वो इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब ब्रेन तक नहीं जाएगा। लेकिन फाइनल ट्रीटमेंट के लिए तो ऑपरेशन लगेगा, मोस्ट लाइकली लगेगा ही। ओके मैम, थैंक यू सो मच। और थोड़ा मेरा ओके। रिक्वेस्ट ये भी है कि डायरेक्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब ना करके एक बार मैम से जरूर परामर्श कराएं, क्योंकि अगर छोटा बच्चा है तो आप जरूर जो है कंसल्टेशन लीजिए मैम से। तो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है देव सिंह रघुवंशी जी। बोलिए। देव सिंह रघुवंशी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। देव सिंह सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो यस सर, पूछिए। हाँ, बोलिए। मैम, नमस्ते। नमस्ते। मैं अपने बारे में कुछ जानना चाह रहा था। मेरा जो टेम्पोरल बोन है पीछे, कान के पीछे जस्ट, तो एक साइड थोड़ी हल्की सी यस। सूजन है। हल्की सी ओके। सूजन है एक साइड। तो वो किस कारण ओके। से हो सकती है? कितने कितने टाइम से है सूजन? आ, कान के पीछे हल्का सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मतलब उठा उठा, लेकिन ऐसे छूने से ऐसा नहीं पेन लगता। है हंड्रेड वहां पे? लग जी। पेन है, दर्द होता है वहां पे? नहीं, कोई दर्द नहीं होता है। ओके, एक साइड का ज्यादा आपको लगता है कि सूजा हुआ है? हाँ हाँ। ओके, आप चश्मा पहनते हैं? हाँ, चश्मा कभी कभार पहनता हूँ। हाँ। तो कभी कभी चश्मा बहुत टाइट होने के कारण ना, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं हो पाता है, तो आपका एक साइड का चश्मा थोड़ा टाइट होने के चांसेस होते हैं। हम्म। नहीं, कान तो के पीछे थोड़ा मतलब उसको लोअर, लूज ऊपर करवा साइड नहीं, सकते ऊपर साइड नहीं, हैं लोअर आप। साइड और में। अगर लोअर साइड में, कान के एकदम लोअर साइड में। अच्छा, लोअर साइड मतलब गले के पास? हाँ हाँ। गले की जो जो ओके, पाली होती है गले के उसके पास जैसे। मतलब कान जब गर्दन को मिलता है वहां पे? मैं आपको दिखाता हूँ कान ओके, की। दबाएं, आपको पेन होता बिल्कुल, है? ये देखिए। आप देख सकते हैं। क्या आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ है देव सिंह सर? आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हैं। जुगुलर वेन के आसपास तो नहीं है सर? सुन पा रहे हैं देव सिंह जी? तो मैम, अभी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ओके। क्वेश्चन, और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जिनका कोई क्वेश्चन है मैम से पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। जी जी, पूछिए सर। जी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम अपने बारे में पूछते हैं मैम ओके। कि लेफ्ट ईयर जो है ठीक ठाक है, लेकिन राइट ईयर लग रहा है कि कम सुनाई दे रहे हैं। ओके, ये आपको कब से लग रहा है कम सुनाई दे रहा है? ये मैम यही 1-2 महीना से लग रहा है मैम। ये हमको ओके। पता चला जैसे एयर लगाते हैं ना हम्म ब्लूटूथ अरे, तो मीटिंग मीटिंग में हम्म ज्यादातर यूज हम्म हम नहीं करते मैम। मीटिंग ही में लगाते हैं। हम्म। इधर अगर जब वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो वॉल्यूम ज्यादा वही अगर जो इसमें लगाएंगे तो बिल्कुल कम सुनाई देते हैं मैम। ओके, आपको लगता है कान पूरा ब्लॉक है, या फिर कान से पानी निकलता है, ऐसा कोई है, कुछ है? जी मैम, कुछ भी नहीं ऐसा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, जी मैम तो नहीं। इसमें दो तीन कारण हो सकते हैं इसके। या तो कान में पूरा वैक्स भर गया होगा, जिसके कारण अंदर तक हवा नहीं जा रहा है, जो ऐसे आपको सुनाई में उसके वजह से तकलीफ हो रही है। तो मैम आप यार किसी को भी बहुत क्लीन है। जी मैम।
अच्छा, ईयर क्लीन है। अच्छा, बिल्कुल तो क्लीन है मैम। ओके, तो फिर आप एक बार ना हियरिंग टेस्ट करवा लीजिए, उसको देख के ही पता लगेगा, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी जी मैम। कभी एक टाइप ऑफ हियरिंग लॉस होता है जिसको हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलते हैं, जो कान का बाहरी हिस्सा या फिर कान का पर्दा या फिर कान के अंदर के जो बोन्स होते हैं जो सुनने में हेल्प करते हैं, उन सब के जी मैम। प्रॉब्लम के कारण होता है, उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलते हैं। ये रिवर्स हो जाता है। दूसरा एक टाइप का हियरिंग लॉस होता है, उसको कमजोरी की वजह से होती है, जो उतना जल्दी रिवर्सिबल नहीं होता है, और अगर ये सडनली हुआ है तो फिर जल्दी ट्रीटमेंट करें तो रिवर्सिबल हो सकता है। तो ये सब हमें एक हियरिंग टेस्ट के बाद ही पता लगता है कि ये क्या है और आगे कैसे बढ़ना है। तो एक हियरिंग टेस्ट करवा लीजिए, वो बेटर रहेगा। जी मैम, थैंक यू। अ, जी देव सिंह रघुवंशी जी, बोलिए सर। हम्म, चालू हो गया था मेरा। जी जी तो बताइए। हाँ, हेलो। ये कान के जस्ट हाँ पीछे मेरा जो है बढ़ा हुआ है। हाँ, फिर कहाँ चला गया? प्रॉब्लम है यार। यस, एक बार स्वेलिंग की तरफ ये हाँ, यहाँ पे सूजन सी लगती है। अ, थोड़ा आगे करेंगे आपके कैमरा को, आगे। हाँ, पीछे मतलब। दिखता है? हाँ, नहीं सॉरी, कैमरा ठीक जगह पे नहीं है। नहीं दिख रहा, आपका चेहर दिख रहा है, तो थोड़ा सा इस तरफ करेंगे। हाँ, सोनू, अब भी दिखाई है। तो थोड़ा बैक हो जाइए आप ना, थोड़ा सॉरी, सा अभी पीछे भी हो। नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा हाँ पीछे हो जाओ सर। थोड़ा दूर ले जाएंगे कैमरे को। हाँ। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, ये अभी ये दस कितने टाइम से दस है पंद्रह ऐसा दिन से ही स्वेलिंग? दिख रहा है मुझे। ओके, वहां दबाए तो कुछ तकलीफ नहीं होती है? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। पर अंदर कान के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि सुरसुराहट सी हो रही है। ओके, कुछ पानी निकल रहा है? नहीं, पानी कुछ नहीं निकल रहा है। पानी कुछ नहीं निकल रहा है ना, दर्द भी नहीं हो रहा, पानी, कोई फीवर हुआ है आपको? नहीं, फीवर नहीं हुआ। बुखार या ऐसा कुछ नहीं नहीं नहीं। हुआ है ना? तो मैंने हाँ, हाँ, मैंने अगर कुछ, हाँ बोलिए जी बोलिए जी, बोलिए। मैंने डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी को दिखाया था। उन्हें बोला हम्म कि सीटी स्कैन करा लो, या फिर उन्हें उन्होंने वो एमॉक्सीक्लेप दिया था, और हम्म काइमोट्रिप्सिन वगैरह, और एसिक्लोसेरापेरा दिया था। तो दो तीन हम्म। दिन से खा भी रहा हूँ, तो ऐसा लग तो रहा है कि थोड़ा कम हुआ है, पर उतना समझ में नहीं आ रहा मुझे। ओके ओके, आपने सीटी स्कैन करवाया? नहीं, सीटी स्कैन नहीं कराया। ओके, तो ये पूरा दवा का कोर्स खत्म कर लीजिए। अगर पूरी तरीके से नीचे नहीं होता है तो एक सीटी स्कैन करवा लीजिए। लेकिन कभी कभी अगर बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग करे या फिर गर्दन पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो ना, तो यहाँ से ये जो आपने दिखाया उसको मैस्टोइड प्रोसेस बोलते हैं। वहां जी से एक गर्दन का मसल निकलता है, जो जी। मसल ज्यादा उसको खींचे ना तो भी वो बढ़ जाता है, विच इज कम्प्लीटली नॉर्मल। वो हाँ, अच्छी बात है क्योंकि आपका मसल का वर्कआउट हो रहा है। अगर कुछ भी नहीं निकलता है सीटी स्कैन पे तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है, और कोई प्रॉब्लम अगर नहीं हो रहा है उसको उससे आपको, तो आप ये मेडिसिन का कोर्स पूरा खत्म कीजिए, बीच से मत छोड़िए। लेकिन उसको अगर बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, आप नजरअंदाज कर लीजिए। बट उससे पहले एक सीटी स्कैन करवाना बेटर रहेगा, क्योंकि कभी कभी इन्फेक्शन वहां छुप जाता है। ठीक है। नहीं, आप राइट बोल रहे हैं मैम। मैंने क्या ट्रांसप्लांट करवाया था, हेयर ट्रांसप्लांट। तो कई हाँ बार तो मैं ज्यादा यही वाली पोजीशन में सोया करता था, और यहाँ पे एक तकिया रखता था। तो वो मतलब जैसे कि पीछे से कुछ हेयर हाँ। निकालते हैं ना, तो मेरे को भी उसी के कारण लग रहा है कि वो हो हम्म। सकता है कि थोड़ा, हाँ, उसी के कारण हुआ होगा।
या वेरी लाइकली, क्योंकि वो मसल बहुत ही, वो नेक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल रहता है, वो बोन को खींचता है, तो जी बोन बड़ा हो जाता है। जी। मतलब एक नॉर्मल ही है। मुझे लगा कि कुछ अंदर से ट्यूमर व्यूमर तो निकल के बाहर नहीं आ रहा है। अनलाइकली, अनलाइकली, यहाँ पे ट्यूमर नहीं होता है, और अगर भी होता है तो वो ना जुगुलर का ट्यूमर होता है, वो आपको ना ऐसे बड़ा ऊपर नीचे ऐसे पल्सेटाइल दिखेगा, तो वेरी अनलाइकली, बोनी ट्यूमर यहाँ पे नहीं होता है। थैंक यू मैम, बहुत ओके। संतुष्टि हुई आपसे ये बात करके। मुझे मैम एक लगा। लास्ट क्वेश्चन है जसवंत सिंह जी का। ही हाँ। सेड कान के कि पर्दे में छेद है और हम्म। कान से पस भी आ रहा है, हम्म। और कि इस कंडीशन में कि क्या मेडिसिन ले सकते हैं, क्या ड्रॉप डाल सकते हैं, या सेफ है या नहीं? सी, अगर बहुत टाइम से कान के पर्दे में छेद है तो जस्ट मेडिसिन से कंट्रोल करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसके बहुत सारे आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होता है, और जो सुनने की क्षमता है वो कम होती होती जाती है, नस कमजोर होती जाती है। जो जो आपको वो 60-70 साल में जितनी नस कमजोरी होती है, वो आपको 20-30 साल में हो जाएगा। और कान के पर्दे के छेद में हम हियरिंग एड भी नहीं लगा पाते हैं, और जितना भी आप ओल्ड होते जाओगे उतना सक्सेस ऑफ द सर्जरी कम होते जाता है। तो अगर बहुत टाइम से छेद है और आपको पता है कान के पर्दे में छेद है, तो मेरा यही एडवाइस रहेगा कि ज्यादा आप ड्रॉप्स ट्राई ना करें, क्योंकि सर्जरी के बाद भी एंटीबायोटिक है, और अगर आप सारा ड्रॉप पहले ही डाल ले तो रेजिस्टेंट हो जाता है। उसके बाद फिर कोई भी ड्रॉप आप डालो वो काम नहीं करेगा, तो वो बहुत 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 ज्यादा आगे बढ़ के प्रॉब्लम होता है, तो बेस्ट है कि सर्जरी करवा लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम, कि काफी अच्छा वंडरफुल हेलो। वेबिनार रहा है आपका मैम। तो सभी हेल्थ पार्टनर से रिक्वेस्ट है कि देखिए न्यू ज्वाइन किए हैं मैम, कि डॉक्टर दिशा प्रोस्टी मैम, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। तो अगर आपके पास ऐसे पेशेंट है जिनको ईयर में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है या चक्कर भी आ रहे हैं, तो आप जो है प्लीज जियो प्लेटफॉर्म पर परामर्श करवा सकते हैं मैम से। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।